साथियों नमस्कार। सूर्यनगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत। साथियों, हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर। आज हम लोग उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत के 5-7 मिनट में पिछली बातें रिवाइज कर लूँ। ये हमारा दूसरा सेशन है। इससे पहले हमने जाना था कि इस कक्षा की उपयोगिता क्या है, और भी 2-4 मुझे मैसेज भी प्राप्त हुए थे अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। साथियों, मैं फिर से आपको अवगत करवा दूं, भारत भर में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सवाल ना पूछा जाता हो। एक साइंस मैथ को मैंने रीट प्री प्री तक के लिए कहा था कि अगर कोई साइंस मैथ का स्टूडेंट है और रीट प्री दे रहा है तो उसके शायद प्रत्यक्ष रूप से कहीं सिलेबस में है नहीं। इसके अलावा वो भी विद्यार्थी अगर मेंस में बैठेंगे तो राजस्थान की राज व्यवस्था है। भारत की राज व्यवस्था समझे बिना राजस्थान की राज व्यवस्था समझना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ाता है तो अगर पृष्ठभूमि बताता है तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए आसान रहेगा कि जब कभी भी किसी को राजस्थान की राज व्यवस्था भी पढ़नी होगी तो यहाँ मेरी बेसिक 2 या 3 कक्षाएं होगी। उन बेसिक कक्षाओं को देखने के बाद जो ही प्रवेश करेगा वो राजस्थान की राज व्यवस्था को ठीक ढंग से समझ पाएगा। इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, सीईटी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड, प्री बीएसटीसी, प्री पीटीटी, रीट लेवल 1, रीट लेवल 1 की पात्रता, मेंस एग्जाम, रीट लेवल 2 में सारे सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां पर राज व्यवस्था के सवाल नहीं है। इसके अलावा एसआई, आरएएस, जितनी तमाम भर्तियां हैं जहां पर भी सामान्य ज्ञान लिखा हो अगर भारत का तो भी है, अगर सामान्य ज्ञान राजस्थान का लिखा तो भी है, भारत की राज व्यवस्था लिखा तो भी है, राजस्थान की राज व्यवस्था लिखा तो भी ये बेसिक कक्षाएं आपके उपयोगी रहेगी। इसके बाद हमने बात की थी बेसिक की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई, खूब सारी ऐसी शब्दावलियां होती है जो गुरुजन 1-2 बार पढ़ा लेते हैं, उसके बाद में उनको खुद को भी जानकारी नहीं होती है कि विद्यार्थी को इन शब्दों का अर्थ पता है या नहीं। इसलिए मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो खूब सारे ऐसे टर्म्स आएंगे आगे, तो उसको पहले ही समझ लिया जाए तो बाद में जब समझाएंगे तो क्लास डिस्टर्ब ना हो। खूब सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ उनको जानकारी होगी, तो वो सीधे अगर वहाँ कनेक्ट होंगे तो उनके लिए भी आसान रहेगा। और ऐसे खूब सारी टर्म्स हैं जो हमको पहले समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको आराम से समझ में आएगी। दूसरा, मेरे पढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि मैं मेरे इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि मुझे पहले क्या पढ़ाना है, ताकि बाद में मैं कोई भी टॉपिक उठाकर जब कभी कहोगे कि ये टॉपिक रिवाइज करवा लीजिए, इस टॉपिक के बारे में हमें और बता दीजिए, तो वहाँ से सीधा इस बेसिक कक्षाओं से कनेक्ट कर लूँगा। दूसरा, इस क्लास में विशेष क्या रहेगा, कुछ बातें मैंने बताई थी पिछले वीडियो के अंदर कि हम लोग पूरा इस बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के बाद आपस में पूरी राजनीति को एक गठबंधन की तरह करेंगे, आपस में बांध देंगे उसको, ताकि आप दूसरी कोई भी चीज याद करोगे तो उससे सीधी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कोई दल बदल शब्द आएगा तो आप दल बदल याद आती, दल बदल की पूरी, जैसे अपन फोन में ढूंढते हैं ना किसी का कॉन्टेक्ट नंबर, 2-4 नंबर डालते हैं और वो पूरी पूरी लिस्ट आ जाती है, तो वैसे ही जो ही आप गठबंधन शब्द आएगा, गठबंधन के जितने सारे राजनीति में सवाल बनने हैं वो सारे आपके एकदम माइंड में क्लिक हो जाएंगे। ये चीजें मैं धीरे धीरे खुद डेवलप कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए एमसीक्यू क्लास लगा रहे, कोई सवाल आ गया कि निम्न में से ये संविधान संशोधन कब हुआ, तो संविधान संशोधन आते ही आपकी सारी बातें माइंड में आ जाएगी। जैसे गुरुजन एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं वैसे ही विद्यार्थी खुद उसको सॉल्व करेगा, उसके आसपास की बातें जानेगा। अक्सर क्या होता है कि जैसे आजकल परीक्षाएं अलग, एक ही परीक्षा 5-6 शिफ्ट में होने लग गई है, तो जब अधिक शिफ्ट में होती है तो परीक्षक क्या करता है, एक ही स्तर का सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए एक में पूछ लिया कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो निश्चित रूप से वो अगले किसी शिफ्ट के अंदर किसी और आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा, उसकी आयु पूछ लेगा। तो उस प्रकार से खुद कनेक्ट करना सीखोगे तो परीक्षाएं पास करना मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि आगामी रणनीति क्या है। फिलहाल मेरा फोकस रीट पात्रता, जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, चूंकि एसएसटी सब्जेक्ट रीट पात्रता में जो मेंस में हिंदी देंगे उनके लिए भी है, अंग्रेजी देंगे उनके लिए भी है, उर्दू वालों के लिए भी है, पंजाबी वालों के लिए भी है, गुजराती वालों के लिए भी है, संस्कृत वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। इसलिए एसएसटी को पहले रीट के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें बेसिक कक्षाएं लेने के बाद अगर केवल रीट के विद्यार्थी जुड़े रहेंगे तो उनको तो फायदा है ही है, अन्य कोई विद्यार्थी सुनेगा तो उसको भी फायदा तो होगा। लेकिन अगर रीट का विद्यार्थी सुन रहा है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो ही हमारी बेसिक कक्षाएं, शायद एक कक्षा और लगेगी मुझे, अब कंटिन्यू रहेगी, 2 दिन बीच में गैप आ गया था, जो ही तीसरी बेसिक कक्षा हो जाएगी उसके बाद मैं सीधा टू द पॉइंट और सीधी सिलेबस पर बातचीत करूंगा।
तो मेरे लिए ये बेसिक पढ़ाना आवश्यक हो गया था। देखो, दो चीजें हैं, शायद आप में से अधिकतर विद्यार्थी जानते होंगे कि रीट लेवल 2 में जो सामाजिक का सिलेबस है, शायद किसी भी कोचिंग का उठा के देख लेना, 250-300 घंटे से कम तो कभी नहीं है। किसी भी कोचिंग का 300 से कम नहीं है, फिर भी 250 मान लीजिए। अगर 250 घंटे की कक्षाएं वो आयोजित करते हैं, और मैं आपके मेरे हिसाब से शायद 70-80 घंटे की कक्षाएं लगाऊंगा, तो इतने मतलब आधे से भी कम घंटों में तीसरे चौथे हिस्से के अंदर बांट कर आप लोगों को पहुंचाना है, तो शायद मैं खुद भी न्याय नहीं कर रहा हूं आपके साथ। लेकिन इसका एक निकाल यही है कि परीक्षा तो टाइम पे होगी। इसका एक तो यह है कि मैं तो या तो रोजाना 5-5 घंटे पढ़ाऊं आपको, इतना अब खुद को भी रिवाइज करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, और भी खूब सारे टेक्निकल काम होते हैं, और भी जीवन की और भी दिनचर्या होती है, तो इतना तो संभव नहीं हो पाया। इसलिए रास्ता निकाला कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो उसका बेसिक पहले पढ़ा लें। जब बेसिक ढांचा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में जो परोसेंगे आप खा लोगे। यानी भूख लगनी चाहिए, भूख लगाने के लिए ये चीजें हैं, आपको ये अवगत करवाएंगे कि अब हमको क्या क्या पढ़ना है। मैं खूब सारे टर्म्स बताऊंगा आज ही, उस टर्म से आप लोग सवाल निकालेंगे कि अच्छा ये विधानसभा होती है, ये विधानमंडल होते हैं, ये प्रधान होते हैं, ऐसे सदस्य बनते हैं, इसमें अच्छा आयोग भी होते हैं, संविधान सभा भी होती है, सदस्य भी होते हैं, निर्वाचन शब्द भी होते हैं, ऐसे खूब सारे टर्म्स आप समझोगे तो फिर बाद में आसान हो जाएगा। ऐसा कैसा हम हिस्ट्री में भी करेंगे, ऐसा कैसा हम लोग ज्योग्राफी में भी करेंगे। फिर पढ़ने का तरीका मैंने सार्वभौमिक रूप से सबको बता दिया है कि एक तो है कि मैं शुरू कर रहा हूं तो आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, दूसरा आपने बेसिक कक्षा यहाँ से ले लेंगे और कहीं से भी पढ़ेंगे तो भी आपका पार पड़ जाएगी। किताब मैंने बता दी थी, और इसके अलावा एनसीईआरटी कक्षा किताबों का मैंने बता दिया था। एक चीज मैं बताना उसमें भूल रहा था कि मैं इसमें जो जो पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको ना तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, और ना ही कोई ओल्ड क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ना आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी, ओल्ड क्वेश्चन और मार्केट में जितनी सारी गाइडें हैं, जितने सारे राजस्थान एवं राजस्थान से जो भी कनेक्टेड रहे हैं, उन सब गुरुजनों के नोट्स को समाहित करके मैं कक्षा आयोजन करूंगा। हालांकि सारी कक्षाएं शायद यूट्यूब पे तो ना हो पाए, लेकिन जहाँ कहीं भी होगी, पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग इन सारी जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों को आप एक जगह पर करके पढ़ें। कम से कम एक कोई गाइड और एक मूल संविधान की एक कॉपी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ी है, खूब पहले ही मैंने डाल दी थी, जो नवीनतम है, अगस्त 2024 को आ रखी है। उसके बाद में कोई संशोधन हुआ नहीं, तो नई कोई आई नहीं। इसके अलावा एनसीईआरटी किताबें हैं और ओल्ड पेपर की मार्केट की किताबें मैंने बताई थी, वो किताबें और एनसीईआरटी और एक आध कोई गाइड, एक आध कोई गुरुजन का कोर्स सुन लेंगे तो भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन का एक हमने बता दिया, हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पूरे के पूरे इसी सूर्य नगरी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी व्यवस्था कुछ दिन के लिए है नहीं, तो रीट के बाद हम लोग ये कर लेंगे। बाद में हमने विषय प्रवेश की बातें की थी, और विषय प्रवेश में हमने कहा था कि सबसे पहले लोग एक झुंड में रहते थे, फिर धीरे धीरे कबीलों में बदले तो कुछ समस्याएं आई, संसाधनों की कमी हुई, फिर एक व्यक्ति को मुखिया बनाया गया जिसको हमने राजा कहा गया था, और राजा के बाद में जो ही अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं की उत्पत्ति हुई तो एक राज्य शब्द की परिभाषा आई, और फिर हमने पढ़ा था कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमने जाने थे कि राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से पहला था जनसंख्या, दूसरा था निश्चित भूभाग, तीसरा था सरकार, और चौथा था संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ हमने समझा था कि ऐसी सरकार जो अपने ही क्षेत्र में जनता पर राज कर रही हो, लेकिन उसके पास में सर्वशक्ति हो, अपना कोई सीमा विवाद नहीं हो, दूसरे किसी राज्य का, या जैसे अपन आज देश कहते हैं, उसका अधिकार नहीं हो, उसको हम लोग संप्रभु कहते हैं। सरकार का मतलब हमने समझा था कि जो भी शासन कर रहा है, जिसके हाथ में नियंत्रण शक्ति है, वो सरकार कहलाती है। भूभाग का मतलब हमारा क्षेत्र है, जनसंख्या का मतलब प्रजा था। उसके बाद में हमने जाना था कि ये सरकार क्या है, तो हमने सरकारों के कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से हमने सरकार के 3 प्रकारों की बात की थी कि सरकार एक तो होती है जिसमें एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेता हो। उसके बाद हमने बात की थी कि पहले कुछ लोग निर्णय लेते थे, तो हमने कहा था कुलीन तंत्र, और उसके बाद में हमने कहा एक व्यक्ति लेता है, उसको हमने कहा था राजतंत्र, और उसके बाद हमने कहा था जहां पर प्रजा निर्णय लेती है उसको कहा जाता है लोकतंत्र। इतनी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने जाना था कि सरकार, ये प्रकार मैंने बता दिए। उसके बाद हमने जाना था कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं,
तो सरकार का पहला अंग हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका, दूसरा हमने पढ़ा था कार्यपालिका, तीसरा हमने पढ़ा था न्यायपालिका। ये सब तो जितनी बार बोलूं, जितनी बार लिखाऊं उतने ही कम है। आप लोग भी इन चीजों को तो जहन में उतार लीजिए। ये आप हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने इनको कनेक्ट करना सिखाया आपको कि सरकार का प्रकार कोई भी हो, लेकिन उन सब के अंग तो कितने होंगे? 3 होंगे। एक होगी व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करेगी, एक होगी कार्यपालिका जो उस नियम को लागू करेगी, और तीसरी होगी न्यायपालिका जो क्या करेगी? उन दोनों पर जांच करेगी, यानी उसकी दोहरी भूमिका होगी। और दोहरी भूमिका मैंने बताया, एक तो होगी कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना, दूसरा होगा कार्यपालिका ने काम किया या नहीं। अगर व्यवस्थापिका ने कानून ठीक से नहीं बनाया तो उसको रद्द या शून्य घोषित कर सकती है। ये मैंने परिभाषाएं बोल दी थी। ठीक, फिर हमने कहा था कि हम लोग अगली कक्षा में किस किस बातों पर बातचीत करेंगे, तो वो आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। फिर आपसे हमने खूब सारे सुझाव मांगे थे। आप में से अधिकतर विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनली जानते हैं, तो खूब सारे लोगों ने पर्सनली मुझे अवगत करवाया। एक समस्या बता रहे थे कि एक तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जोर से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद इतनी अब बोल रहा हूँ, इससे अधिक जोर से तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगा। तो आप लोग, मेरे फ़ोन में तो ठीक ठाक आवाज़ आ रही है, बस अच्छी आ रही है। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि आवाज़ कैसी आ रही है, मैं तो कहूँगा ठीक आ रही है। लेकिन ईयरफोन डालने के बाद शायद कम आती है। मैंने ट्राई तो नहीं किया, फिर भी इशू है, थोड़ा संघर्ष कीजिए। और भी आप लोगों के सुझाव जहां जब आते रहेंगे स्वागत योग्य है। ठीक, ये हमारी दूसरी कक्षा है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, बेसिक कक्षा 2। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में सरकार का प्रकार कौन सा है। हम लोगों ने उस दिन समझाया, तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि भारत में जो सरकार, विश्व में जो हमने 3 प्रकार की सरकारें बताई, उसमें भारत में जो सरकार है उस सरकार का प्रकार कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र। हालांकि शुरू में लोकतंत्र नहीं था, पहले कुलीन तंत्र भी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे राजतंत्र आया, और राजतंत्र के बाद में लोकतंत्र आया। इस लोकतंत्र की क्या रणनीति रही, ये हमारा अलग से एक टॉपिक आएगा लोकतंत्र, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। इतना समझ लेना है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आप कहोगे कि सरकारें 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर प्रजा का शासन करती है। प्रजा शासन कैसे करती है, इसका हम लोग आगे व्याख्यान करेंगे। फिर आता है कि भारत में लोकतंत्र का प्रकार कौन सा है। इसका मतलब ये हुआ, पहले पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि भारत में सरकार का प्रकार कौन सा। आपने कहा सरकार का प्रकार तो कौन सा हो गया? लोकतंत्र। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। ये लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है